Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। ई लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग एलएलबी सेकेंड ईयर की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विषय पर चर्चा करें। संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 7 पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, धारा 7 में अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जिसे आज हम यहाँ जानेंगे कि संपत्ति का अंतरण करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम। कैपेबिलिटी। Every person competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer such property either wholly or in part, and either absolutely or conditionally, in the circumstances, to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। अर्थात संपत्ति अंतरण करने के लिए धारा 7 के अंतर्गत हर वह व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो या अंतरणीय संपत्ति की जो उसकी अपनी नहीं है, डिस्पोज ऑफ वैन के लिए प्राधिकृत हो, ऐसी किसी संपत्ति का अंतरण पूर्णतः या भागतः, कंप्लीटली या पार्शियलिटी, तथा आत्यंतिक रूप या सशर्त, कंडीशनल या एब्सोल्यूट, उन परिस्थितियों में उतने विस्तार तक और उस प्रकार से जो किसी भी तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा अनुज्ञात और विहित हो करने के लिए सक्षम है। अर्थात धारा 7 हमें संविदा करने के लिए जो व्यक्ति सक्षम है और जिसके पास संपत्ति है या जो किसी प्रकार से विधि द्वारा उस संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्राधिकृत हो, अथोराइज्ड हो, ऐसे सभी व्यक्तियों को संपत्ति अंतरण के लिए सक्षम बनाती है। Section 7 deals with the capacity to transfer. Competent person. He must be competent to contract. For example, major, sound mind, insolvent. He must have title to the property or authority to transfer it. If it is not his own, for example, power of attorney. अर्थात धारा 7 अंतरण करने की सक्षमता को हमें बताती कि संपत्ति अंतरण करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम होगा। हर वह व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम, जैसे मेजर हो, साउंड माइंड, दिवालिया न हो, या हर वह व्यक्ति जो अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो, उस संपत्ति का मालिक हो, या फिर यदि अगर वह अंतरणीय संपत्ति का स्वामी नहीं है
तो वह उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए, वैन करने के लिए प्राधिकृत हो, अर्थात पावर ऑफ अटॉर्नी। अंतरणकर्ता के लिए सक्षमता सेक्शन 7 में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात संविदा करने के लिए सक्षम। अब संविदा करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम? संविदा अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अंतर्गत हम संविदा के पक्षकारों की सक्षमता जानते हैं या पढ़ते हैं। मेजोरिटी की आयु या संपत्ति अंतरण करने के लिए सक्षमता हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स द्वारा समझी। संविदा करने में सक्षमता दिमाग और उसके मानसिक सामर्थ्य, अर्थात फर्स्ट हमने देखा कि उसकी शारीरिक क्षमता पे डिपेंड करता है और उसकी मेंटल कैपेसिटी कि वो साउंड माइंड हो। ये दोनों उसे संविदा करने के लिए सक्षम बनाती। कॉम्पिटेंट टू अथॉरिटी, सक्षमता फर्स्ट फिजिकल कैपेसिटी, एज अर्थात मेजोरिटी, आयु, मेजोरिटी की आयु 18 ईयर्स। इंडियन मेजोरिटी एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति वयस्कता 18 वर्ष प्राप्त कर लेता है और अगर उसका गार्जियन या संरक्षक अपॉइंटेड किया हुआ नियुक्त है तो मेजोरिटी की आयु 21 वर्ष मानी गई। संविदा से संबंधित सभी पक्षकारों का मेजर होना अर्थात वयस्क होना आवश्यक है। नाबालिग व्यक्तियों को संविदा करने की सक्षमता नहीं, अर्थात नाबालिग के साथ की गई संविदा शून्य होगी। संविदा के लिए वयस्कता एक आवश्यक तत्व है। नाबालिग अपनी संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। नाबालिग द्वारा किया गया संपत्ति का अंतरण शून्य होगा। इसे हम संविदा अधिनियम के एक प्रमुख वाद लीडिंग केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष 13 IA 114 द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते। मोहरी बीबी के बाद में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि नाबालिग द्वारा की गई संविदा शून्य है, वॉइड अब इनिशियो। संविदा नाबालिग व्यक्ति पर व्यक्तिगत दायित्व नहीं ला सकती।
नाबालिग को किसी संविदा द्वारा हम नहीं बांध सकते। जब नाबालिग द्वारा की गई कोई दायित्व नहीं लाए जा सकते नाबालिग पे, तो उसके द्वारा की गई संविदा वॉइड हो, शून्य हो। दूसरा है मेंटल कैपेसिटी, शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। मानसिक क्षमता, संविदा करने के लिए मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। किसी अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त, इडियट, पागल, उन्मत्त व्यक्ति से संविदा नहीं की जा सकती। अनसाउंड माइंड व्यक्ति द्वारा किया गया अंतरण अमान्य एवं अवैध होगा। अमीना बीबी बनाम सईद यूसुफ, 44, इलाहाबाद, 748 के बाद में कहा गया कि संविदा जो कर रहे हैं उन व्यक्तियों का सुरक्षित होना बहुत आवश्यक, क्योंकि अस्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति संविदा के कॉम्प्लिकेशंस को समझ नहीं सकता। अर्थात ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए अंतरण वॉइड हो और इलीगल हो, अवैध हो। इसी तरह जोहरी वर्सेस महिला द्रौपदी, AIR 1991 MP 340 के बाद में ऐसे अंतरण को शून्य डिक्लेयर कर दिया गया, जहां एक उन्मत्त व्यक्ति, ल्यूनेटिक व्यक्ति की संपत्ति का ट्रांसफर उसकी वाइफ द्वारा किया गया। वाइफ को अपने पति की अनसाउंड माइंड कंडीशन के बारे में पता था। जब व्यक्ति अनसाउंड माइंड होगा तो वह अपने हित को समझने की योग्यता नहीं रखता, अर्थात वह संविदा नहीं कर सकता। संविदा करने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों में सक्षमता का होना आवश्यक। Under Section 12 of the Contract Act, a person is of sound mind for the purpose of making a contract if he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. A contract made by a person of unsound mind is void under Section 11 of the Contract Act, and so also a transfer by him of his property। अर्थात
संविदा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत साउंड माइंड व्यक्ति द्वारा अनसाउंड माइंड व्यक्ति द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति द्वारा की गई संविदा शून्य है। सेक्शन 11 धारा 11 संविदा अधिनियम कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को शून्य घोषित कर, अतः संपत्ति अंतरण करने में वह व्यक्ति असक्षम होगा। संपत्ति विषयक क्षमता प्रोपर्टी कैपेसिटी। अंतरणकर्ता अंतरण की जाने वाली संपत्ति का मालिक हो, शुड बी ऑनर, अर्थात अंतरणीय संपत्ति पर यदि अंतरणकर्ता का अधिकार नहीं होगा तो उसके द्वारा किया गया अंतरण अनफोर्सेबल होगा, अर्थात परिवर्तनीय नहीं होगा, अपरिवर्तनीय होगा। नेमो दैट क्योर नॉन हैबिट, इस सिद्धांत के अनुसार जो वस्तु अपने पास नहीं होगी उसे हम कैसे दे सकते, अर्थात दूसरे को देने से पहले हम उस वस्तु के स्वामी होने चाहिए। किसी अन्य की संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती। सेकंड, स्वामी द्वारा अंतरण के लिए अधिकृत हो, बी ऑथराइज्ड बाय द ओनर। दूसरी परिस्थिति हम देखते हैं कि यदि अंतरणकर्ता अंतरणीय संपत्ति का स्वामी नहीं है तो उसके द्वारा अंतरण तभी किया जाना संभव होगा जब उसे अंतरण करने का अधिकार उस मालिक से मिला हो, अर्थात पावर ऑफ अटॉर्नी। परिवार के कर्ता अवयस्क व्यक्तियों के संरक्षण, गार्जियन ऑफ माइनर। ट्रस्टी इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। इन व्यक्तियों को स्वयं मालिक द्वारा या जो असली मालिक है उस संपत्ति का उस द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाता है या ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो उस संपत्ति का अंतरण कर सके। Once the power of attorney is held to be not a fraudulent one, the subsequent transactions entered into on the basis of said power of attorney cannot be challenged. अर्थात पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा संपत्ति के मालिक द्वारा उस व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया होता है कि वह उस संपत्ति का अंतरण कर सके। इस प्रकार आज हमने देखा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अंतरण करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है। थैंक्स स्टूडेंट, धन्यवाद।